बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन एक के बाद एक झटके आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को लगते जा रहे हैं। पहले तेज प्रताप यादव की जो तथाकथित लव स्टोरी थी, उसकी वजह से वो बेहद चर्चा में रहे थे। लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार चर्चाओं में रहा था, लेकिन अब चर्चा की वजह है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें लालू प्रसाद यादव को झटका लगा है। जमीन के बदले नौकरी देने का ये पूरा मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को जारी रखने का ये फैसला लिया है। आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव ने याचिका दायर की थी कि जो ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई है उस पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि कोर्ट की कार्रवाई को रोकने का कोई भी अहम ठोस या कोई खास वजह नहीं है, इसलिए ट्रायल कोर्ट की जो कार्रवाई है उस पर रोक नहीं लगाई जाएगी। हालांकि ये राहत जरूर मिली है कि लालू प्रसाद यादव व्यक्तिगत रूप से इस कोर्ट में शामिल नहीं होंगे। ये राहत लालू प्रसाद यादव को मिली। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी भी आज बिहार के दौरे पर थे, और जब वो बिहार के दौरे पर थे तो एक बेहद सियासी संदेश देने का काम किया उन्होंने साफ साफ इशारों में एक मैसेज दे रहे थे युवाओं को रोजगार के लिए। उन्होंने कहा कि पहले की जो सरकार थी वो जमीन के बदले नौकरी दिलवाती थी, लेकिन अब एनडीए सरकार सीधे युवाओं को रोजगार दिलाती है उनकी मेहनत पर, और यही अंतर है दोनों की सरकार में, ये इशारा कर रहा है। लेकिन अब बिहार विधानसभा चुनाव में जनता का जनादेश किसके पक्ष में होगा, किसे चुनती है जनता, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं श्रुति अंगद, प्राइम न्यूज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल दौरे पर थे, जहां उन्होंने कोट्टायम में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी के दूसरे पुण्यतिथि पर उन्होंने शिरकत की, और इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर उन्होंने एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया, और अपने संबोधन में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सीपीआईएम यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी का कहना है कि इन दलों में वैसे लोग हैं जो कि ना तो जनता के बीच जाते हैं और ना ही जनता की समस्याएं सुनने का काम करते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि भारत की राजनीति में वैसे लोग होने चाहिए जो लगातार जनता के बीच जाए, जनता की समस्याएं सुने और जनता से बातचीत लगातार करते रहे। इनका कहना है कि भारत की राजनीति में लोग तो काफ़ी आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि वे लोग जनता की समस्या नहीं सुनते, इसलिए भारत की राजनीति का जो हश्र है वो काफ़ी नीचे गिरता जा रहा है। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं आकाश सरोज, प्राइम न्यूज, नोएडा। बिहार में काबा, इसे लेकर एनडीए लगातार प्रचार करता है कि बिहार में विकास है, बिहार में कानून व्यवस्था है, लेकिन अब बिहार में क्या है ये वाकई जनता पूछ रही है। बिहार में पिछले 13 दिनों में 31 घटनाएं हो चुकी हैं। अस्पताल में घुसकर दबंग जो है बेखौफ होकर मरीजों को मार रहे हैं, व्यापारियों को मौत के घाट उतार रहे हैं, और कोई तो यहां तक जादू टोने के शक में किसी को मौत के घाट उतार दे रहा है। अब ऐसे में बिहार में तो ये तो इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले ही सियासत जो है काफी गर्म हो चुकी है। आरजेडी लगातार हमलावर है। आरजेडी हर चौराहे पर पोस्टर लगा रही है और कह रही है कि बिहार में गुंडा राज है, बिहार में गोलियों की बौछार है। लेकिन ऐसे में क्या इस बार फायदा जो है आरजेडी को होगा, या विधानसभा चुनाव में नुकसान जो है इस बार तेजस्वी यादव के साथ साथ नीतीश कुमार को भी हो सकता है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जब ये आंकड़े, जब ये हत्याएं लगातार हो रही हैं, तो ऐसे में बिहार के एक काबिल अफसर हैं, उन्होंने बयान दिया कि दरअसल जून जुलाई के महीने में इस तरह की घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि किसानों के पास काम नहीं होता, बारिश कम होती है, यही वजह है कि किसान जो है वो गुंडे बन जाते हैं। हालांकि देखिए, अफसर के इस बयान के बाद जो है, बेतुका बयान के बाद हर कोई पूछ रहा है कि क्या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी क्या मौसम विभाग के हाथ में है? क्या जब कानून को लेकर चुनौती दबंग दे रहे हैं तो कानून व्यवस्था के रखवाले पुलिस प्रशासन से सवाल ना पूछ के मौसम विभाग से पूछा जाएगा, या फिर अपनी नाकामी झाड़ने की कोशिश जो है पुलिस प्रशासन कर रही है? अब ऐसे में यह भी देखना होगा कि नीतीश कुमार जो है इस पर कब बयान देते हैं। हालांकि देखिए, अगर एनडीए का जिक्र किया जाए तो एनडीए लगातार आरजेडी पर हमलावर रहती है। कहीं लालू प्रसाद यादव को चोर कहती है, कहीं चारा घोटाले को लेकर जिक्र करती है, लेकिन अब ऐसे में बिहार में वाकई क्या है ये हर कोई पूछ रहा है। कैमरामैन सौरभ के साथ सिमरन पटेल। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब राज्य के कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल के भिलाई स्थित बंगले पर आज शुक्रवार की सुबह आज ईडी की टीम ने दस्तक दे दी, जिसकी जानकारी भूपेश बघेल ने ट्वीट कर मीडिया से साझा की। उन्होंने कहा कि बीते दिनों तमनार में अडानी प्लांट का विरोध करने के लिए भूपेश बघेल पहुंचे थे, जिसके स्वरूप आज ईडी की टीम पहुंची है। वहीं उन्होंने एक बात और लिखी कि आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का 5वां और अंतिम दिन है। इसके साथ ही उनके बेटे चैतन्य बघेल का आज जन्मदिन है। ऐसे दिन पर लोकतंत्र में कोई दूसरा नेता इस तरीके की
बधाई नहीं देता, लेकिन देश के दो बड़े नेताओं ने उन्हें बड़ा तोहफा दिया है और इस तोहफे को वो ताउम्र नहीं भूलेंगे। भूपेश बघेल ईडी की कार्रवाई के दौरान जब बंगले से बाहर निकले विधानसभा जाने के लिए, तो मीडिया से उन्होंने बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम भूपेश बघेल ना तो डरेगा और ना ही झुकेगा, ईडी की जांच का समर्थन करेगा, लेकिन जो केंद्रीय एजेंसियां का दुरुपयोग कर रही हैं उनका विरोध कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल करेंगे। इस बीच कांग्रेस के समर्थक बड़ी संख्या में भूपेश बघेल के बंगले पहुंचे और उनके समर्थन में खड़े हुए, जहां ईडी की कार्रवाई का विरोध किया गया, लेकिन बढ़ती भीड़ और समर्थकों की भीड़ को देखते हुए ईडी की टीम ने वहां बैरिकेडिंग कराई और सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। संदीप करिहार, प्राइम न्यूज, दुर्ग। राजधानी भोपाल की तलैया थाना पुलिस ने एक बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया है। बांग्लादेशी युवक किन्नर के रूप में राजधानी भोपाल में रह रहा था। पिछले 10 साल से वो राजधानी भोपाल में टिका हुआ है। पुलिस और आईबी के साथ में खुफिया एजेंसी उससे पूछताछ कर रही है। तकरीबन करीब माने तो 28 दिन से वो पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस उसकी हर गतिविधि पर नज़र रख रही है, चूँकि मामला बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। हालांकि अभी तक पुलिस को उसके आतंकी या किसी ऐसे संगठन से जुड़े होने के सबूत नहीं मिले हैं जिससे उसको और कस्टडी में रखा जाए। अब पुलिस उसको डिपोर्ट करने की तैयारी में है। पुलिस 2 दिन के अंदर उसको डिपोर्ट करके बांग्लादेश भेज देगी। बता दें कि पहलगांव हमले के बाद केंद्र की जो खुफिया एजेंसी है उन्होंने सभी राज्यों को इनपुट शेयर किया है कि जिन राज्यों में बांग्लादेशी हैं उनकी तफ्तीश की जाए और उनको गिरफ्तार करके उनको डिपोर्ट किया जाए। यदि वो उनके कोई आतंकी कनेक्शन या फिर कुछ ऐसे संदिग्ध कनेक्शन मिलते हैं तो उनसे पूछताछ की जाए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ये जो नेहा बनकर अब्दुल कलाम जो बांग्लादेशी था, वो नेहा बनकर किन्नर के रूप में राजधानी भोपाल में रह रहा था, लेकिन पुलिस को कानो कान उसकी भनक नहीं लगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की देखरेख केंद्रीय जो खुफिया एजेंसी है वो कर रही है और उनके साथ आईबी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है। ऐसे में वो बयान देने से बचते नजर आए। हालांकि जो एडिशनल डीसीपी हैं शालिनी दीक्षित, उनका कहना है कि अभी तक उसके दस्तावेज खंगाले जा चुके हैं। दस्तावेज उसके फर्जी होने का पता चला है, चूँकि वो 10 साल की उम्र में बांग्लादेश से इंडिया आया था। इंडिया में आने के बाद सबसे पहले वो महाराष्ट्र था और महाराष्ट्र के बाद फिर वो यहाँ भोपाल पहुँचा। भोपाल में वो नेहा नाम से किन्नरों के साथ, किन्नरों की टोली में वो रह रहा था। अब ये अब्दुल कलाम को बांग्लादेश डिपोर्ट करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। उसके जो दस्तावेज हैं उनकी तफ्तीश की जा रही है। चूंकि दस्तावेज फर्जी मिले हैं, ये कहाँ से बनवाए, किसकी मदद से बनवाए, अब पुलिस की पड़ताल ये की जाएगी। उसके जो उसके पास से दस्तावेज मिले जिनमें वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, उसका आधार कार्ड है, ये दस्तावेज उसने मध्य प्रदेश में कहाँ से बनवाए थे, ये अभी जो पुलिस अफसर हैं और आईबी के साथ जो खुफिया एजेंसी है इस चीज़ को अभी दबाए हुए हैं। हालांकि ये दस्तावेज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से बनवाए। महाराष्ट्र के लिए एक टीम रवाना हुई है जो पूरे दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है और सूत्रों से जानकारी मिली है कि एक और बांग्लादेशी भोपाल में छिपा हुआ है, उसकी तलाश की जा रही है और उसके जो इनपुट्स मिले हैं उन इनपुट्स पर पुलिस की तफ्तीश जारी है। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि जो बांग्लादेशी है वो कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है और पुलिस उसको लेकर क्या तफ्तीश कर रही है। चूंकि मामला सेंसिटिव है और खुफिया एजेंसियों से जुड़ा हुआ है, तो पुलिस के अफसर उसी तरह बयान देते नजर आ रहे हैं जिस तरह से कोर्ट में मामला किसी तरह से मजिस्ट्रेट होता है तो वो मजिस्ट्रेट न्यायिक फैसला देता है और बयान नहीं देते हैं। ठीक उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश भोपाल की पुलिस बयान देने से बच रही है। देखना ये होगा कि अगला जो बांग्लादेशी है वो कहाँ कैसे छिपा हुआ है। लेकिन जो अब्दुल कलाम है, अब्दुल कलाम जो बांग्लादेशी किन्नर नेहा नाम से किन्नर के रूप टोलियों के साथ रह रहा था, उसको अभी पूरी निगरानी के साथ अब डिपोर्ट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, प्राइम न्यूज, भोपाल। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के धर्मांतरण नेटवर्क के तार अब उत्तराखंड से भी जुड़ने लगे हैं। उत्तर प्रदेश की एटीएस की टीम ने बाकायदा देहरादून में छापेमारी कर एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि देहरादून के शंकरपुर इलाके से अब्दुल्ला नाम के युवक की गिरफ्तारी हुई, जबकि डोईवाला से मरियम नाम की महिला अरेस्ट की गई है। इन दोनों के तार छांगुर नेटवर्क से जुड़े होने के सबूत मिले, जिसके बाद एटीएस की टीम ने छापेमारी की है। बहरहाल इस छापेमारी के बाद उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड पर है और उसने भी अपनी खुफिया एजेंसी इन दोनों के तार तलाशने में लगा दी है। कैमरामैन प्रभात कुमार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, प्राइम न्यूज, देहरादून। दिल्ली के स्कूलों को मिल रही
ये धमकी भरे ईमेल का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बीते हफ्ते में एक बार फिर आज चौथी बार स्कूलों को स्कूल में बम होने की धमकी भरे ईमेल्स मिले हैं। आपको बता दें कि आज सुबह ही कई स्कूलों के पास, करीब 20 स्कूलों के पास ऐसे ईमेल गए जिसमें कहा गया कि स्कूल के क्लासरूम्स में काली पन्नी के भीतर विस्फोटक मौजूद है और वो विस्फोटक इस तरह से छुपाया गया है कि उसे कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। हालांकि ईमेल के मिलते ही तमाम पुलिस से लेकर दमकल विभाग, बॉम्ब स्क्वाड जैसी टीमें जो है स्कूलों में पहुंचती है और जांच शुरू कर देती है। हालांकि इस पूरी जांच में कुछ भी ऐसा संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक होने के निशान स्कूल में या क्लासरूम्स में नहीं मिले, लेकिन फिर भी पुलिस इस पूरे मामले को हल्के में ना लेते हुए जांच को गहरी कर रही है। आपको बता दें कि बीते हफ्तों में भी पहले कई स्कूलों को और कॉलेजेस को ऐसी ही धमकी मिल चुकी है, जिसके बाद कई स्कूल और कॉलेजेस को टेम्परेरी क्लोज कर दिया गया था। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है, जहां पहले क्लासरूम्स की छानबीन की गई और उसके बाद अभी भी कई एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अगर स्कूलों की बात करें तो रयान इंटरनेशनल स्कूल, द्वारका इंटरनेशनल स्कूल, दिल्ली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल जैसे कई बड़े स्कूलों के नाम इस पूरी लिस्ट में शामिल है। हालांकि जो ईमेल आ रहा है उसमें हिंसक भाषा का प्रयोग साफ रूप से दिख रहा है। ईमेल में ये लिखा गया है कि इस तरह से क्लासरूम में विस्फोटक मौजूद है और जब ये खबर सामने आएगी कि क्लासरूम का विस्फोटक फट चुका है तो वो खबर देख के ईमेल लिखने वाला किस तरह से खुश होगा। हालांकि ईमेल में ये भी लिखा गया है कि जैसे ही ये विस्फोट हो जाएगा वो अपनी खुद की भी जान ले लेगा, जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच उस पूरे मामले में और तेज कर दी है और अब आतंकी संगठन की ओर से भी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली से कैमरा जर्नलिस्ट सौरभ के साथ मैं पूजा यादव। सावन माह और कावड़ के दौरान गाजियाबाद के KFC रेस्टोरेंट पर लोगों ने मीट परोसने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। पूरा मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा सेक्टर 11 का है, जहां पर संचालित KFC रेस्टोरेंट पर आरोप लगाए गए हैं कि उसके द्वारा कावड़ यात्रा और सावन माह के दौरान मीट परोसा जा रहा है, जिसके बाद में तमाम जो हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा वहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की गई है और वहां पर इस दौरान पुलिस भी पहुंची। जबकि बात करें तो पुलिस ने इस मामले में 8 से 10 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है, जहां पुलिस के एक उप निरीक्षक द्वारा यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि कावड़ माह चल रहा है, सावन माह चल रहा है और कावड़ यात्रा के दौरान सड़कें जाम की गई, विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसको लेकर 8 से 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि जो हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता उनका साफ तौर पर कहना है कि कावड़ चल रही है, सावन माह है और ऐसे में मीट परोसा जा रहा है जो कि हिंदू रीति रिवाज के बिल्कुल विरुद्ध है, जिसको लेकर पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। प्रमोद सिंह, प्राइम न्यूज, गाजियाबाद। लखनऊ के एक सराफा व्यापारी से करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। हालांकि इस पूरे मामले पर चौक कोतवाली में FIR दर्ज की गई है। FIR में बताया गया है कि 15/4/2024 को दिल्ली से एक व्यापारी के साथ में एक महिला आती है। जो व्यापारी है वो भी अगर देखा जाए तो सराफा व्यापारी है। वो लखनऊ के चौक आता है जहां पर उसके भाई की सराफा की दुकान है। हालांकि ये पूरा मामला अगर देखा जाए तो करीब 1.5 करोड़ रुपए के आसपास का है। चौक व्यापारी ने लखनऊ की चौक कोतवाली में एक FIR दर्ज कराई है। उस FIR में बताया गया है कि महिला कर्मचारी ने 1.5 करोड़ रुपए के जो गहनों से भरा बैग होता है वो लेकर के फरार हो गई है। हालांकि अब इस पूरे मामले में लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस बाकायदा एक टीम बनाई गई है। टीम बना करके महिला के जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में क्या कुछ निकल के सामने आता है ये देखना होगा और लखनऊ पुलिस कब तक की उस महिला की गिरफ्तारी करती है ये देखना होगा। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। उत्तराखंड में मॉनसून जम के बरस रहा है और विगत वर्षों की अपेक्षा इस बार ज़्यादा बरसात हुई है। वहीं अगर नुकसान की बात करें तो विगत वर्षों की अपेक्षा नुकसान भी कहीं ना कहीं ज़्यादा हुआ है। अभी मानसून का शुरुआती ही दौर है, लेकिन अभी तक जो है मानसून के कारण 25 मौतें हो चुकी है। उसके साथ ही तमाम घायल लोगों की संख्या भी है। वहीं अगर रोडों की बात करें तो 1300 रोडें जो है टूटी थी। हालांकि निरंतर जो है रोडें ठीक की जा रही है। तमाम उसके लिए उपाय पहले से ही किए गए थे, लेकिन अभी भी 58 रोडें ऐसी हैं जिस पर कार्य चल रहा है। और अगर मैं पहाड़ी क्षेत्रों की बात करूं तो वहां पर जो है जगह जगह भूधसाव की घटनाएं और लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हो रही है, जिसके कि तमाम नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि जब मानसून सीजन
खत्म होने वाला होगा उस समय ये जो नुकसान की घटनाएं ये कितनी अधिक बढ़ती है और सरकार इस पर किस तरीके से नियंत्रण पाती है। अपने सहयोगी राहुल के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज़, देहरादून। जनपद बदायूं का राजकीय मेडिकल कॉलेज अव्यवस्थाओं और राजनीति के बीच फंसा हुआ है। मरीजों के लिए किसी तरीके की कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। मरीजों के लिए बाहर हायर सेंटर रेफर किया जाता है। मरीजों के लिए उनके तीमारदार स्ट्रेचर खींचते दिखाई देते हैं। वहीं अगर प्रिंसिपल की बात की जाए तो प्रिंसिपल अरुण कुमार ने बताया कि पहले से काफी बेहतर व्यवस्थाएं हो चुकी हैं और स्टाफ एवं डॉक्टरों की भारी मात्रा में कमी है, जो सरकार के लिए कई बार लेटर द्वारा अवगत भी कराया गया है, मगर सरकार द्वारा डॉक्टरों की और स्टाफ की कमी के चलते अव्यवस्थाएं पूरी तरह हावी हो चुकी हैं। वहीं आपको बताते चले, सपा शासन काल में बने राजकीय मेडिकल कॉलेज पर राजनीति भी पूरी तरह से हावी हो चुकी है, जिसके चलते हुए अभी तक इसमें व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। मरीज दर दर की ठोकरें खाते हैं और मरीजों को भरपूर इलाज नहीं मिल पाता है। इस वजह से राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं का हाथी का बुत बना हुआ दिखाई देता है। अजय पाठक, प्राइम न्यूज, बदायूं। हरदोई पुलिस ने CRS पोर्टल को हैक कर फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाले 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जनपद हरदोई की ग्राम सभा अलीशाबाद और रावल में वहां के पंचायत सचिव राजीव कुमार श्रीवास्तव की ID को हैक कर लिया था और सैकड़ों की संख्या में उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिए थे। तभी से पुलिस इन शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही थी। इसी क्रम में पुलिस ने लखनऊ, कुशीनगर और बिहार के युवक को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से उनको फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले तमाम उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार अभिषेक गुप्ता ने, उस जो लखनऊ का रहने वाला है, उसने 3 लाख रुपए में इस ID को खरीदा था और अन्य लोगों को इसको हाथ बेच दिया था। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि जो फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए गए हैं उनका दुरुपयोग कहाँ कहाँ हुआ है और किन लोगों के यह प्रमाण पत्र जारी करने वालों के विरुद्ध आगे क्या कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन वीरेश दीपक गुप्ता, प्राइम न्यूज, हरदोई। अपराध और अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान में पूरे प्रदेश में आज झांसी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, झांसी पुलिस ने एक ऑनलाइन खिलाने वाले सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है, जिनके तार अलीगढ़, मथुरा से जुड़े बताए गए हैं। आपको बता दें, एक किराए के मकान में झांसी में एक सट्टेबाज इस काम को अंजाम दे रहे थे, जिसमें बता दें कई ऐसे इसके तार विदेशों में जुड़े बताए गए हैं और उनको जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने झांसी पुलिस को राजेश पाल ने तुरंत अपने फोर्स को लेकर वहां दबिश दी। दबिश देने के बाद वहां पे 6 लोग बरामद किए। 6 लोगों को पकड़ा। पकड़ने के बाद उनके पास से 60 ATM 28 मोबाइल बरामद हुए। उनको जब थाने लाया गया, पूछताछ में बताया गया कि 6 लोग और के नाम उजागर हुए हैं जो अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस बराबर उनके लिए दबिश दे रही है। आपको बता दें कि ये सट्टेबाजों के तार अलीगढ़, मथुरा से, उसके साथ साथ कुछ विदेशों में इनके जो आका है, विदेशों में बैठकर कई यहाँ पर ID ऑनलाइन चालू करते हैं। उन्हें ऑनलाइन करने के बाद नौजवानों के हाथ में ID दे दी जाती है, जिनसे उनका भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। ये सबसे सराहना और एक अच्छा काम शहर कोतवाली राजेश पाल द्वारा किया गया है कि उन्होंने तुरंत छापा मारकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उनको अब उनकी कार्रवाई कर उनको जेल भेज दिया गया। बाकी के 6 लोगों के लगातार पुलिस दबिश दे रही है। झांसी से प्राइम न्यूज के लिए राकेश शर्मा। अमरोहा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमरोहा जनपद के डिडोली कोतवाली क्षेत्र की, जहां पर एक कंटेनर में भरकर 3 ट्रैक्टर चोरी किए हुए लाए जा रहे थे और मुखबिर की सूचना पर 2 आरोपियों के साथ 3 ट्रैक्टर और एक कंटेनर पकड़ लिया, जिसका खुलासा आज SP ऑफिस में किया है। जानकारी देते हुए SP अमित कुमार आनंद ने बताया है कि यह काफ़ी दिनों से जो गैंग सक्रिय था और अलग अलग राज्यों में ये चोरी किए हुए ट्रैक्टर बेचता था। अमरोहा SP ने बताया कि यह जो ट्रैक्टर थे ये बिहार से लाते थे और बिहार से लाकर राजस्थान और अन्य शहरों में काफ़ी दिनों से बेच रहे थे। ये नया ट्रैक्टर चुराते थे और उसको पुराने के रेट में 2-2.5 लाख रुपए के करीब रेटों में बेच दिया करते थे, जिसको लेकर मुखबिर की सूचना पर अमरोहा में आए 3 ट्रैक्टर और एक कंटेनर में भरकर 3 ट्रैक्टर आए थे और जिसको डिडोली कोतवाल हरीश वर्धन ने काफ़ी मशक्क़त के साथ पकड़ा है और जिसको लेकर अमित कुमार आनंद ने हरीश वर्धन डिडोली कोतवाल की टीम को
15,000 रुपये का नगद इनाम दिया है। जी हाँ, हम बात करें अमरोहा जनपद के डिडोली थाना क्षेत्र की, जहां पर एक बड़े गैंग का खुलासा हुआ है। बाहर से ट्रैक्टर चोरी करके लाकर अलग अलग राज्यों में बेचने वाले गिरोह का आज भंडाफोड़ किया गया है। बात की जाए डिडोली कोतवाल की, तो वो भी काफ़ी सक्रिय हैं। वो इन्होंने काफ़ी दिनों से काफ़ी मेहनत से इनके पीछे लगे हुए थे। मुखबिर की सूचना लगातार उन पे आ रही थी और जैसे ही उन्होंने अमरोहा में ट्रैक्टर और कंटेनर के साथ प्रवेश किया, तुरंत जो है डिडोली कोतवाल वहां मौके पर पहुंचे और उन्होंने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी उनके साथ के जो साथी हैं वो फिलहाल फरार चल रहे हैं और इन्हें जो ये 2 आरोपी हैं इनको पुलिस ने न्यायालय के समक्ष पेश किया है। प्राइम न्यूज़ संजय कुमार, अमरोहा।